में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब ऐसे शायर थे जिन्हें उनकी शायरी के कारण सदियों तक याद किया जाएगा। उनका एक एक शेर जिंदगी की हकीकतों को बड़ी गहराई भरी मस्ती के साथ उजागर करता है। उर्दू शायरी में उस्ताद शायरों का बहुत ऊंचा स्थान है, तो गालिब तो उस्तादों के भी उस्ताद थे। फिर भी अपनी शायरी से उन्हें इतना मोह नहीं था कि अपने कमजोर शेरों को भी कलेजे से चिपकाए रहते कि जैसे एक माँ होती है, उसका अपने बच्चे से गहरा लगाव होता है, इसीलिए वो उसके हर तरह के ऐब छिपाती रहती है। गालिब बहुत सख्त जान थे। अपनी ही शायरी के कठोर आलोचक, उन्होंने अपने दिल के खून से असंख्य शेर लिखे थे। पर जब दीवाने गालिब संकलन तैयार करना शुरू किया तो 2000 शेरों को बेदर्दी से निरस्त कर दिया। इस तरह यह महान संकलन छोटा तो रहा, पर इसमें जो कलाम है वो उर्दू शायरी के उच्चतर मूल्यों को छूता है और जिसे चूम कर आंखों से लगाने का जी करता है। गालिब की शायरी को भाषा या अन्य किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। वो तो पूरे विश्व और विश्व मानवता के शायर हैं। कालिदास, टैगोर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ जिस शिखर पर खड़े थे वही ऊंचाई मिर्जा गालिब ने पाई। महान शायर थे गालिब। हर अदीब यानी कि साहित्यिक का एक खास मिजाज होता है, बहुत स्वाभिमानी होता है वो। कभी किसी बात पर अड़ गए तो बस अड़ गए, जो नकार दिया सो नकार दिया, टस से मस नहीं होने वाले। ऐसे ही थे मिर्जा गालिब। स्वाभिमान तो कूट कूट कर भरा था। वो बहुत अधिक तंगदस्त और हंसता हाल रहे, बल्कि आखिर तक चलता रहा ये सब। बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन्हें, पर उन्होंने अपने स्वाभिमान के आगे कभी कोई समझौता नहीं किया। इसका एक उदाहरण काफी होगा। सन 1852 में मिर्जा गालिब को नौकरी का बुलावा आया। दिल्ली कॉलेज में उन्हें फारसी का प्रमुख शिक्षक बनाना था। बहुत बुरी हालत थी, इसीलिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। टॉमसन साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बुलावा भेजा था। पालकी में बैठकर साहब के बंगले पर मिर्जा गालिब पहुंच गए। अंदर कहलवा भेजा और इंतजार करने लगे, पर टॉमसन साहब उनके स्वागत के लिए बाहर नहीं आए। गालिब के आत्मसम्मान को चोट पहुंची। उन्होंने उसी समय काहरों को आदेश दिया कि पालकी वापस अपने घर लौटा ले चलो। टॉमसन साहब को उनकी नाराजगी का जब पता चला तो दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने चचा गालिब को समझाना चाहा कि इस वक्त वो खास मुलाकाती तो है नहीं, ताकि बाहर आकर उनका स्वागत किया जाता। वो तो नौकरी के लिए आए हैं। मिर्जा गालिब टॉमसन साहब की दलील सुनकर जरा भी नहीं पिघले। उन्होंने तुरंत कहा, जनाब आली, अगर नौकरी का मतलब यह है कि इससे इज्जत में कमी आ जाएगी तो ऐसी नौकरी मुझे मंजूर नहीं। उन्होंने आदाब बजाया और पालकी में सवार होकर घर की ओर लौट पड़े। उनका पूरा नाम था मिर्जा असदुल्लाह खां। गालिब उपनाम था। इससे पहले असद उपनाम से ही शेर कहते थे। उनका जन्म 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उनके पिता और चचा के मरने के बाद उनका पालन पोषण ननिहाल यानी आगरा में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा कैसे हुई इसकी अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उनकी रचनाओं में जो ज्ञान की बातें भरी पड़ी हैं, उनसे लगता है कि उन्हें शास्त्रों और अनेक विधाओं की अच्छी खासी शिक्षा मिली। फारसी पढ़ने का भी शुभ अवसर आया। ईरान से एक बहुत बड़े विद्वान आए, उनका नाम था अब्दुल समद। उनसे ही फारसी भाषा और साहित्य की गहन शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। वो मकतब यानी कि पाठशाला में पढ़ते थे। उम्र कोई 10-11 बरस की रही होगी, तभी से अच्छे अच्छे शेर कहने लगे। जब वो 13 बरस के हुए तो उनका विवाह दिल्ली के लोहारू घराने की लड़की उमराव बेगम से हो गया। विवाह के बाद कुछ साल आगरा में ही गुजरे और फिर दिल्ली चले और
यहीं आकर बस गए। भाई दिल्ली में घना शायराना माहौल था। आए दिन शेर और शायरी की महफिलें जमती, वो भी उनमें जाया करते, अपना कलाम पढ़ते। अपने ऊंचे दर्जे के शेर सुनाकर उन्होंने ना जाने कितने मुशायरे लूट लिए। इस तरह उनकी शायरी में लगातार निखार आता चला गया। उनकी शोहरत बुलंदियों को छूने लगी। उर्दू शायरी में उस्ताद शागिर्द की परंपरा है, गालिब के जमाने में भी थी, पर वो खुद किसी के शागिर्द ना थे। फिर भी बड़े बड़े उस्ताद शायरों की नुक्ताचीनी कर दिया करते थे। अपने अंदाजे बयां यानी शेर कहने के ढंग को वो सबसे अलग मानते थे। तभी तो अपने प्रसिद्ध शेर में उन्होंने कहा भी है कि गालिब का अंदाजे बयां और गालिब से पहले उर्दू शायरी गुलो बुलबुल हुस्न इश्क वगैरह से चिपटी हुई थी। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता था। इसे वो गजल की तंग गली कहा करते थे, जिसे वो अपने शेरों के साथ नहीं गुजार सकते थे। उन्होंने अपने शेर में कहा भी है, बखद्रे शौक नहीं ज़र्फ़े तंगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वसवत मेरे बयां के लिए। इस तरह के शेर कहकर जब उन्होंने बड़े बड़े शायरों को चुनौती दी तो वे बौखला गए और उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन गालिब कभी अपने रास्ते से हटे नहीं। वो अपनी ही बुराइयों का मजा लेते रहे और हंसी में उड़ा देते रहे। इस पर उनका एक शेर है, न शतायश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सतायश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में माने ना सही। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और जिंदगी की शायरी करते रहे। उनके शेर रूह को भी सिहरा देने वाले हैं। उनका व्यक्तित्व तो इतना अजीम कि उनके सामने किसी का टिक पाना आसान नहीं था। उर्दू के वो अकेले शायर हैं जिन पर सबसे अधिक लिखा गया है। दीवाने गालिब के ही इतने संस्करण निकल चुके हैं कि उसका हिसाब लगा पाना असंभव है। एक प्रसिद्ध शायर हुए बेदिल, गालिब उनसे प्रभावित थे। करीब 2000 शेर तो उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने कह डाले। तब तक वो 25 वर्ष के ही हुए थे। उर्दू के महान मीर तकी मीर ने तो उनके बारे में यहां तक कह दिया था कि अगर इसे कोई खामील मिल गया और उसने इसे सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बनेगा साहब। लेकिन गालिब तो अपने उस्ताद खुद ही थे, क्योंकि अपनी शायरी के सबसे बड़े आलोचक भी वो खुद थे। आगरा के दिनों में आर्थिक हालात ठीक रहे, दिल्ली में भी ठीक ठाक चलता रहा। नवाब अहमद बख्श से पेंशन मिला करती थी। उधर अलवर की रियासत से भी आर्थिक सहायता आ रही थी। उनकी माँ भी उन्हें कुछ ना कुछ गाए बगाए भेज दिया करती थी। अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ। फिर बिगड़ा तो बस बिगड़ता ही चला गया। पेंशन बंद हो गई, बहुत कर्जदार हो गए थे। भाई उनके भी तकाजे थे कर्जदारों के। छोटे भाई पागल हो गए। आफतें ऐसी आई कि हौसला पस्त हो गए, बेहद घबरा गए गालिब। उन्होंने सोचा पेंशन का मामला किसी तरह निपटवाएं तो कुछ बात बने। गवर्नर जनरल की काउंसिल में फरियाद पहुंचाने का तय किया और इसी सिलसिले में कलकत्ता के लिए चल पड़े। 3 साल रहना पड़ा वहां। ये पेंशन बहाल तो हुई, पर सन 1837 ईस्वी में जाकर, वो भी एक घटना के बाद हुआ ये कि नवाब शमसुद्दीन खान ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को मार डाला। इस पर नवाब को फांसी की सजा हो गई और अंग्रेज सरकार ने उनकी रियासत छीन ली। लेकिन पेंशन मिलते मिलते गालिब कर्ज में गले गले तक डूब चुके थे। उन्होंने अपने लिए तभी तो ये शेर कह डाला, कर्ज के पीते थे मैं और समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाखा मस्ती एक दिन।
और हुआ भी यही। वो 40-45 हजार रुपए के कर्ज के पहाड़ जैसे बोझ के तले दबकर छटपटाने लगे। उधर एक दीवानी मुकदमे में उनके खिलाफ 5,000 रुपए की डिग्री हो गई और उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। उन दिनों नियम था कि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस पर डिग्री हुई हो और वो रकम अदा नहीं कर पा रहा हो तो उसे घर के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी तभी संभव है जब वो बाहर निकल कर आए। इसी पर वो कहते भी हैं, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो। इधर वो कर्ज की पीते थे मैं, उधर शतरंज और चौसर कर रहे जादों की तरह गहरा शौक। जुआ भी चला करता था उनके मित्रों के बीच। चांदनी चौक के कुछ जौहरी थे, उन्हें जुए की बुरी लत थी। वो मिर्जा गालिब के घर में ही जुआ खेलने चले आया करते थे। भाई एक दिन पकड़े गए। शाही दरबार ने सिफारिश की। दिल्ली के रईसों ने भी जोर आजमाया लेकिन कुछ ना हो सका। इन सबको सजा सुना दी गई, कैद में रहना पड़ा। आखिर दिल्ली के सिविल सर्जन डॉक्टर रास ने सिफारिश की तो उन्हें 3 महीने में ही छोड़ दिया गया। हालांकि गालिब स्वाभिमानी थे और यह सजा उनके लिए मरने के बराबर थी, पर मुश्किलों के आसान होने की एक उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी बची रहती है, सो बची थी। तमाम परेशानियों और आर्थिक तंगियों से वो इतना घबराए कि बादशाह जफर के दरबार में उन्हें फरियाद करना पड़ा। जफर खुद शायर थे, फिर गालिब जैसे महान शायर की सहायता क्यों नहीं करते। बादशाह ने उन्हें तैमूर खानदान का इतिहास फारसी में लिखने का काम सौंपा और साथ ही नज़्म दौलत अमीरुल मुल्क निजाम जंग की उपाधि से भी विभूषित किया। दोशाला और खिलहत भी भेंट किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि बादशाह जफर के उस्ताद ज़ौक़ की मृत्यु हो गई। अब अपना कलाम वो गालिब को ही दिखाने और सलाह लेने लगे। कुछ और आर्थिक सहायताएं मिलने लगी। चलता रहा कुछ समय तक, लेकिन जल्दी ही वो फिर बेहद लाचार और परेशान हो उठे। एक एक करके उन्होंने आर्थिक सहायताएं छीनने लगी उनसे। अंग्रेज सरकार ने बादशाह जफर को भी कैद करके रंगून भेज दिया, जहां वो उम्र भर गाते रहे। 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। उसी जमाने में गदर हुआ। मिर्जा गालिब के साथ क्या कुछ घटा बीता, वो सब उन्होंने अपनी पुस्तक 10 स्तंभों में दर्ज किया हुआ है। खर्चे वैसे ही थे और आमदनी के दरवाजे बंद हो चुके थे। उनके कुछ हिंदू मित्रों में हर वफाल तख्ता मेरठ से रुपया भेजा करते थे। महेश दास ने भी उनकी सहायता की। इस पर उन्होंने लिखा है, कोई मेरी बेखसी का गवाह ना होता, इसलिए उन्हें कुछ ना मिलना था। उन्होंने विरोध भी तो नहीं किया था, फिर भी उनकी पेंशन जब्त कर ली गई। उन्होंने इस बारे में तकाजा किया तो जवाब मिला कि बागियों के साथ हमदर्दी जताई थी। आखिर में वो रामपुर चले गए, जहां नवाब से 200 रुपए आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद थी। लेकिन वो अधिक दिन रामपुर में भी नहीं रहे और लौट आए। बाद में नवाब रामपुर और अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि वजीफा या पेंशन गदर के जमाने में जिन जिन का बंद किया गया था उन्हें दे दिया जाए। तब गालिब को भी पूरी रकम मिल गई, फिर भी उन पर काफी कर्जा बाकी था। हाँ मस्ती तो चली साथ साथ, और एक दिन शरीर से भी हारने लगे। सन 1858 से पेट में मरोड़े उठने लगी। आखिर तक लगी रही ये बीमारी। ऊपर से शरीर पर फोड़े भी हो गए। उन्होंने लिखा, मेरे मुहिब, मेरे महबूब, तुमको मेरी खबर भी है। पहले नातमा था, अब नीम जान हूं। आगे बहरा था, अब अंधा हुआ जाता हूं। जहां 4 सतरें लिखी,
उंगलियां टेढ़ी हो गई, हरूफ सजने से रह गए। 71 बरस जिया, बहुत जिया। अब जिंदगी बरसों की नहीं, महीनों और दिनों की है। विचित्र बात है, उन्होंने जब ये भविष्यवाणी लिखी उसके बाद वो बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके। 15 फरवरी सन 1869 के दिन दोपहर ढले मिर्जा गालिब इस समय से छोड़ गए अपना वो कलाम जो सदियों तक गाया गुनगुनाया जाएगा। गालिब के एक शेर के साथ उनके जीवन गाथा यही समाप्त करते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाओ यार, या हम बतलाएं क्या। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बादशाह सलामत ने फौरन अर्जी मंजूर कर दी। अच्छा मैं मेरे साथ खूब कर बहुत। अरे भाई ये कहाँ से? अरे भाईजान इसे आप उधर की गली से ले जाइए। क्यों सबको उठवाना चाहते हैं? मिर्जा, अब कुछ देखा आपने? गधे ने आम सूंघ कर छोड़ दिया। मिर्जा, आम तो गधे भी नहीं खाते। जी, गधे हैं जो आम नहीं खाते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। निकलना खल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।